अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लिसनर, ये कहानी साबिर हुसैन राजपूत की है, जिसका नाम कव्वे का घोंसला और रेशम का खुदा है। इंसान तो पहले से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो दरिंदे नहीं रहे जो हमारे लड़कपन में होते थे। ये अलग बात है कि इंसानों ने दरिंदों की कमी या गैर हाजिरी महसूस ही नहीं होने दी। जिस तरह अंग्रेज़ इस मुल्क से गए तो अंग्रेज़ी पीछे छोड़ गए, इसी तरह दरिंदे मेरे इलाके से गायब हो गए तो अपनी खसलतें इंसानों में मुंतकिल कर गए। दरिंदों से मेरी मुराद शेर और चीता नहीं, बल्कि भेड़िया और जंगली बिल्ला है। उस दिन हम गांव से दूर निकल गए। आसमान पर बादल तैर रहे थे। खतरा था कि बारिश और झालाबारी न शुरू हो जाए, लेकिन हम लुत्फानंदोज हो रहे थे। उस दिन हमारा ज़्यादा दूर जाने का इरादा था। उस रोज़ हम उन पहाड़ियों के अंदर भी चले गए जिनके मुतालिक मशहूर था कि यहाँ जिन भूत चुड़ैलें रहती हैं। वहाँ हमारा जंगली बिल्लों के साथ टाकरा हो गया। इस मार्के में हमारे 2 कुत्ते भी जख्मी हुए, लेकिन बिल्लों को उन्होंने चीर फाड़ कर रख दिया। हमने खाना खाकर बिल्लों को उठाया और वापस चल पड़े। हम बातें करते जा रहे थे। हमने इसी तरह आधा रास्ता तय कर लिया था। अपना गांव यही कोई 3-3.5 मील दूर रह गया था। हम एक और वीरान और उजाड़ से इलाके से गुजर रहे थे। वहाँ शीशम, कीकर और बड़ के दरख्तों की बहुतायत थी। बड़ का एक बहुत पुराना और बहुत चौड़ा दरख्त था। इसका तना बहुत फैला हुआ था। हम इससे 10-12 कदम दूर थे कि इसमें कई परिंदे इस तरह एक ही बार उड़े जैसे बंदूक फायर हो या कोई और धमाका हो तो करीबी दरख्तों से परिंदे उड़ते हैं। ऐसे ही बढ़ के इस घने दरख्त से 10-12 गिद्ध, 3-4 चीलें और बहुत से कौवे उड़े। कौवों ने तो अपनी आदत के मुताबिक ऐसा शोर मचाया कि आसमान सर पर उठा लिया। हम समझे कि हमारे कुत्तों से डरकर ये परिंदे उड़े हैं, लेकिन हमें एक अजीब सी चीज़ दरख्त से गिरती हुई नजर आई। हमने करीब जाके देखा तो बड़ के घने दरख्तों में से एक आदमी गिरा था। हम ज़्यादा दूर नहीं थे। वो उठा तो हमने देखा कि वो जवान आदमी है। शक्ल सूरत और कपड़ों से अच्छे घर का आदमी मालूम होता था। वो उठा और अपनी बाएं टांग की तरफ झुका और फिर गिर पड़ा। उसने हमारी तरफ देखा। हम दौड़ते हुए उस तक पहुंचे। बाएं तरफ से उसकी शलवार लाल हो गई थी। टांग की शायद हड्डी टूट गई है, उसने कहा। दर्द से उसके दांत बज रहे थे। उसने शलवार ऊपर की तो टखने से 4-5 इंच ऊपर खाल फट गई थी और टूटी हुई हड्डी बाहर निकल आई थी। हमारे पूछने पर उसने अपने गांव का नाम बताया। ये गांव वहां से तकरीबन 1.5 मील दूर था। मेरे गांव इतला दे सकते हो? उसने कहा। मैं चल तो सकता नहीं, वो घोड़ा ही लेकर आ जाएंगे तो मुझे ले जाएंगे। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो? मेरे एक दोस्त राजा शहबाज खान ने कहा। पहले वहाँ इतला देंगे, फिर वो तुम्हें लेने आएंगे। इतनी देर में तो तुम्हारे जिस्म का सारा खून निकल जाएगा। हम तुम्हें गांव तक पहुँचा देंगे। राजा शहबाज खान ने ही उसे सहारा देकर उठाया और हम 2-3 लड़के साथ हो गए। शहबाज खान ने उसे अपने कंधे पर इस तरह डाल लिया कि उसका सर पीछे और टांगे आगे की तरफ थीं। इस तरह हमने बारी बारी से उठाकर उसके घर पहुंचा दिया। वहां जाकर देखा कि वो पक्की हवेली में रहने वाले खानदान का बेटा था। उसकी उम्र 28 साल के लगभग थी। उसे इस हाल में देखकर घर में तो जैसे कयामत बर्पा हो गई। उसकी बीवी भी थी और शायद 2 बच्चे भी थे। हम सब ने उसके घर वालों को मशवरा दिया कि इसे गुजर खान हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं, क्योंकि इसकी हड्डी टूट गई है। लेकिन उन्होंने हमारा ये मशवरा ना माना। वो कहते थे कि हड्डियां जोड़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। वो गलत नहीं कहते थे। इस ज़माने में देहात में जर्रा होते थे जो ज़ख्मों का इलाज भी करते थे और टूटी हड्डियां जोड़ भी लेते थे, और इस तरह जोड़ते थे कि बड़े बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर भी हैरान रह जाते थे। यकीन करें कि मौजूदा ज़माने में मैंने टूटी हुई हड्डियों के 2 केस देखे हैं कि अस्पताल वाले हड्डियां ठीक तरह नहीं जोड़ सके और इनका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा, फिर भी हड्डी ठीक ना हुई। इस आदमी का नाम खालिक था। इसके बाप ने उसी वक्त एक आदमी को दौड़ाया कि वो जर्रा को ले आए। जर्रा कोई 2 मील दूर के एक गांव में रहता था। वो हिंदू था और हमारे इलाके में दूर दूर तक मशहूर था। हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया था, इसलिए हमने रुखसत की इजाज़त मांगी। ओए लड़को, खालिक के बाप ने कहा, क्यों शर्मसार करते हो?
तुम तो मुझे अच्छे खानदानों के मालूम होते हो, हम तुम्हें जाने की इजाज़त किस तरह दे सकते हैं? तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की है, वरना मेरा बेटा वहीं जंगल में कहीं पड़ा रहता। कुत्ते उधर बांध दो और चुप करके बैठ जाओ। वो ठीक कह रहा था कि हम वहाँ न होते या हम खालिद को उठाकर ना लाते और टाल मटोल कर जाते तो इस जंगल में से इसे कोई उठाकर ना लाता। वो जगह किसी रास्ते में नहीं थी, न वहाँ से किसी का गुजर होता था। खालिद चल नहीं सकता था, ये तो खून बह जाने से ही ख़त्म हो जाता। खालिद के बाप ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं रोका था कि हमने इसके बेटे को घर पहुंचा दिया था, बल्कि ये तो उस ज़माने का दस्तूर था कि कोई भी आदमी गांव में रास्ता पूछने या ज़रा सस्ताने के लिए रुक जाता तो गांव वाले उसकी खातिर तवाज़ो करके रुखसत किया करते थे। हम कुछ देर के लिए वहां रुक गए, अगर ना रुकते तो ये लोग बहुत ही बुरा मनाते। वो चाय बिस्किट और पेस्ट्रियों वगैरह का दौर नहीं था, ना गांव वालों ने कभी पेस्ट्रियां देखी थीं। हमारे लिए फौरन ही दूध गर्म हो गया और खालिद घी में तले हुए पराठे हमारे आगे ढेर कर दिए गए। हमारे कुत्तों को भी इन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने दूध पिलाया। कुत्ते अगर गोश्त खाते हैं तो मैं अभी बकरी ज़ुबह करा देता हूँ, खालिद के बाप ने कहा। इस वक्त हमें याद आया कि हमने जो 2 जंगली बिल्ले मारे थे और उठाकर ले आए थे, वो इसी जगह भूल आए हैं जहाँ से हमने खालिद को उठाया था। अगर बिल्ले साथ होते तो हम उनकी खालें उतरवा कर बिल्लों को खिला देते, लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि हमारे कुत्तों के लिए इन लोगों की बकरी ज़ुबह हो। हमने कहा कि हम कुत्तों को गोश्त नहीं खिलाते, इनके लिए दूध ही काफ़ी है। शाम के शायद 4 साढ़े 4 बजे होंगे कि हमारी मौजूदगी में ही जर्रा घोड़ी पर आ गया। उसने खालिद की हड्डी का मुआयना किया तो इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि हड्डी का कोई टुकड़ा अलग नहीं हुआ और ये ऐसे तरीके से टूटी है कि आसानी से जुड़ जाएगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी। उसने उसी वक्त अपना काम शुरू कर दिया। देहात में जर्रा और हकीम तो होते थे, लेकिन इनके पास मरीज को बेहोश करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता था। जर्रा ने जब हड्डी जोड़नी शुरू की तो खालिद की चीखें और कराना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जहाँ तक मुझे याद है कि 5-6 मिनट बाद जर्रा ने हड्डी के सिरे इकट्ठे कर दिए और पट्टी बांधनी शुरू कर दी। तब खालिद ने दर्द में कुछ कमी महसूस की। हमने रास्ते में खालिद से पूछा था कि वो बड़ के दरख्त पर आखिर क्यों चढ़ा था। उसने बताया कि एक हकीम ने एक दवाई बनवाई थी और हकीम ने कहा था कि बड़ के दरख्त पर चढ़कर ऊपर से कोंपले तोड़ लाना। वो बहुत ऊपर चला गया और उसका पाँव फिसल गया। इसकी ये टांग एक 2 शाखे टहन में फंस गई थी। हड्डी टूटी तो टांग आज़ाद हो गई और वो नीचे आ पड़ा। जर्रा अपना काम कर चुका तो मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खालिद के पास जाके बैठ गया। वो अब खासा सुकून महसूस कर रहा था। हमने हंस हंस कर उसका हौसला बढ़ाया। हमने देखा कि वो खुद भी हौसले वाला आदमी था। इस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में भी वो हंसी मजाक की बातें करता था। उसकी बीवी और बहनें उस पर कुर्बान हुई जा रही थीं। उसकी माँ तो बेतहाशा रो रही थी। माँ ने जब देखा कि बेटे की हड्डी जुड़ गई है और दर्द कम हो गया है तो वो मेरी माँ वाले रूप में आ गई। अपने बाप की तरह तेरी हड्डियों को भी आराम नहीं आता, माँ ने उसे कहा। वहाँ तू लेने ही क्या गया था? माँ ने हमारी तरफ देखकर कहा। अपने बाप की तरह ये भी ढीठ हड्डी का बना हुआ है। अब ये कुछ दिन चारपाई पर पड़ा रहेगा तो मैं भी चैन में रहूंगी। खालिद का बाप पास खड़ा हंस रहा था। मेरी माँ और मेरे वालिद में भी ऐसी ही नोक-झोंक होती रहती थी। मेरी माँ मुझे भी ढीठ हड्डी वाला कहा करती थी। आज वो माएँ याद आती हैं तो दिल डूबने लगता है और इन्हीं माँओं को तलाश करता है। हम जब रुखसत होने लगे तो खालिद ने मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ हाथ मिलाया और कहा, यार, उसने जज्बाती से लहजे में कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? जिस दिन चलने के काबिल हो जाऊंगा उस दिन सबसे पहले तुम्हारे गांव आऊंगा। तुम क्यों आओगे? मेरे एक दोस्त अफजल ने कहा। क्या हम तुम्हें देखने नहीं आएंगे? शायद कल ही आ जाएं, मैंने कहा। जरूर आना यार, खालिद ने कहा। इतने अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं। यकीन करो और दुआ भी करना कि मैं जल्दी चलने फिरने के काबिल हो जाऊं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ शिकार के लिए जाया करूंगा। खालिद की माँ, बहनों और उसकी बीवी ने दिल से निकली हुई दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। खालिद का वालिद और उसका छोटा भाई गांव से कुछ दूर तक हमारे साथ हमें रुखसत करने के लिए आए। अपने गांव में हम उस वक्त पहुंचे जब सूरज ग़ुरूब हो चुका था और शाम गहरी हो गई थी। हम इतनी देर से इसी सूरत में वापस पहुंचा करते थे जब हमारा कोई साथी जख्मी हो जाता या कोई और हादसा हो जाता था। उस शाम भी हस्बे मामूल हमारी माएँ और हमारे बाप वगैरह
हमारे इंतज़ार में घरों से बाहर खड़े थे और बेताबी से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें देखते ही वो आगे आए और पूछने लगे कि हमने इतनी देर क्यों कर दी है। हमने इन्हें तफसीलन बताया कि देर क्यों हुई है। इस तरह उन्हें तसल्ली हुई। हमें बहुत अफसोस हो रहा था कि वो 2 जंगली बिल्ले हम वहीं भूल आए थे। हमने इनकी खालें उतरवाकर हमेशा के लिए महफूज रखनी थी और बिल्लों का गोश्त कुत्तों को खिलाना था। अगले दिन हमने आराम किया और इससे अगले दिन मैं, राजा शहबाज खान और अफजल खालिक को देखने के लिए उसके गांव चले गए। वो अब बहुत आराम में था और दर्द महसूस नहीं कर रहा था। हमें देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि वो हमें रात अपने पास ही रखेगा। ये तो हमें अंदाज़ा था कि खालिक और उसके घर वाले हमें रात को वापस नहीं आने देंगे। ये उस ज़माने का दस्तूर था। मेहमान खास चीखता चिल्लाता और फरियादें करता रहता कि वो आज शाम घर ना पहुंचा तो उसका फलां मसला बिगड़ जाएगा या फिर उसका कोई काम खराब हो जाएगा। फिर भी मेज़बान उसे जाने नहीं देते थे। वो कहते थे कि मेहमान को रात रखे बगैर रुखसत कर दिया जाए तो अपनी इज्जत और मेहमान नवाजी का भट्टा ही बैठ जाता है। ये सब कुछ सोचकर हम अपने घर कहकर आए थे कि हम रात को वापस ना आए तो फिक्र नहीं करना। मगर क्या करना है? मेरे वालिद साहब ने कहा, तुमने इनके साथ नेकी की है कि वो तुम्हें थोड़ी सी खातिर तवाज़े के बाद रुखसत नहीं कर देंगे। वो तुम्हें रात रखेंगे। इन्हें नाराज़ न करना और मना भी ना करना। वही हुआ। खालिक के पास पहुंचे तो उसने पहली बात यही कही कि वो हमें कम से कम 2 रातें अपने पास रखेगा। वहाँ तो यह आलम था कि गांव की औरतें खालिक को देखने आती थीं तो उसके पास बैठ जाती थीं। ये रिवाज आज भी है, लेकिन उस वक्त ये रिवाज इतना पुख्ता था कि मरीज की अयादत को आने वाले जब तक मरीज से हाल अहवाल न पूछ लें, वो खुद और न मरीज के लवाहिकीन ये मानते थे कि उसने मिजाज पुरसी सही तरीके से की है। अगर डॉक्टर ने सख्ती से मना किया होता कि मरीज के पास ना कोई आए ना उसके साथ बात करे वरना मरीज की जान को खतरा पैदा हो जाएगा, तो भी अयादत करने वाले मरीज के साथ बात करते थे और उसे बोलने पर उकसाते थे। खालिक ऐसा मरीज तो था नहीं, लेकिन औरतों से वो तंग आ गया था। तुम आ गए हो तो मेरे पास ही बैठे रहना, उसने हमें कहा। जो कोई मेरा हाल अहवाल पूछने आता है उसकी फरमाइश ये होती है कि मैं इसे पूरी कहानी सुनाऊं कि मैं किस तरह जख्मी हुआ था। खुदा की कसम जब से चरपाई पर पड़ा हूँ ये कहानी 100-125 मरतबा सुना चुका हूँ। खालिक ने हमें बताया था कि वो बड़ की कोंपले तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ गया था। देहात में बल्कि शहरों में भी इस किस्म के नुस्खे और टोटके आम मशहूर थे कि फलां बूटी फलां पौधे का फूल फलां फलां बीमारी को ठीक कर देता है। हमने सुना था कि अगर बड़ के दरख्त की कोपलों को तोड़ो तो इसमें से 2 या 3 कतरे दूध निकलता है। ये बिल्कुल सही है कि दूध निकलता है। हकीमों ने बताया था कि सुबह नहार मुंह बड़ की कोंपल से निकलने वाले दूध के 2-3 कतरे 1 चम्मच चीनी के बताशे पर डालकर खा लो तो जिस्मानी ताकत गैर मामूली तौर पर हो जाती है। एक बात बताओ खालिक, मैंने इससे पूछा, तुम तो हट्टे कट्टे हो, रंग तुम्हारा लाल सुर्ख है, फिर तुम बड़ का दूध क्यों लेने गए थे? तुम्हारे तो बच्चे भी हैं। खालिक क्यों चुप रहा, जैसे हमने उसकी मर्दानगी पर शक किया हो या वो अपने आप को मुजरिम समझ रहा हो। वो हमारे सवाल को सही समझा था या गलत, ये अलग बात है, लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसने सही बात बता दी। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मैंने बड़की कोंपलों के दूध का क्या बनाना था? मैं किसी और मकसद के लिए दरख्त पर चढ़ा था, लेकिन हो कुछ और गया और जिस काम के लिए चढ़ा हुआ था वो भी ना हुआ। लेकिन दोस्त, एक वादा करो कि इस राज को अपने तक ही रखोगे। तुम सब खानदानी हो, मेरी इज्जत रखना। इज्जत दरअसल एक औरत की रखनी है। अगर मैंने तुम्हें सही बात ना बताई तो तुम मालूम नहीं क्या समझते रहोगे। हमें इतना ओछा न समझना खालिक, तुम्हारी इज्जत हमारी अपनी इज्जत है। राजा शहबाज खान ने कहा, तुम बात करो और राजदारी वाला मामला हम पर छोड़ दो। मैं दरख्त पर किसी और चीज़ की तलाश में चढ़ा था, खालिक ने कहा। कव्वे के घोंसले में से छोटी सी लकड़ी उठाकर लानी थी। क्यों? मेरे दोस्त अफजल ने पूछा और कहने लगा कि ये मैंने पहले भी सुन रखा है कि कव्वे के घोंसले की लकड़ी काले जादू में इस्तेमाल होती है। हाँ, खालिक ने कहा, मुझे पहले मालूम नहीं था। एक ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि मुझे इस चक्कर में जाना पड़ा। बताने वाले ने ही बताया था कि कौवों के घोंसले जंगल में होते हैं और उमूमन उन दरख्तों पर होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं।
या ये कि कौवे अपने घोंसले दरख्तों की चोटियों पर यानी आखिरी बुलंदी पर बनाते हैं। चीलें भी बुलंदी पर घोंसला बनाती हैं। मुझे ऐसी ही शाख के टुकड़े की ज़रूरत थी। किसी पर काला जादू करना था क्या? मैंने पूछा। मैंने नहीं, खालिद ने जवाब दिया। पहले ये सुन लो कि मैं गिरा किस तरह था। वो तो मेरी ज़िंदगी के बाकी के दिन बचे हुए थे और वरना मैं मरा हुआ पड़ा होता। हुआ ये कि मैंने बढ़ के इस दरख्त में कौवों के 2 घोंसले देख लिए थे। दोनों बहुत ही ऊंचे थे। मैं एक घोंसले की तरफ चढ़ने लगा। मैं तो बहुत ऊंचा चला गया था। घोंसला बिल्कुल करीब आ गया था। मैंने बस हाथ लंबा करना था और थोड़ा सा ऊपर जाना था और वहां से एक लकड़ी उठा लेनी थी। मुझे सू सू की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने इस आवाज़ की तरफ ये सोचकर तवज्जो न दी कि ये हवा की आवाज़ें हैं। अचानक मेरी नज़र इस शाख की तरफ गई जिस पर घोंसला था। मैं हाथ ऊपर करने ही लगा था। ऊपर कौवों ने शोरगुल मचा रखा था। तुम जानते हो कि आजकल परिंदे अंडे देते हैं और बच्चे निकालते हैं। इस घोंसले में भी अंडे थे और बच्चे थे। मैंने घोंसले की तरफ हाथ लंबा कर दिया था लेकिन फौरन हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि घोंसले वाली शाख पर एक सांप घोंसले की तरफ रेंगता आ रहा था। ये सांप 1 गज से ज़्यादा ही लंबा होगा। मैंने सांप को देखा तो मैंने शायद उसने भी मुझे देख लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता आ रहा था। यकलक तेज हो गया और उसने मुंह मेरी तरफ लटकाया। यकीन करना यारो, वो इतना तेज आया कि उसके और मेरे मुंह के दरमियान यही कोई 1 गज का फासला रह गया था। मैं इससे बचने के लिए पीछे हटा। मैं ऐसा डरा कि भूल ही गया कि मैं दरख्त पर हूँ, जमीन पर नहीं। मेरे हाथ छूट गए, पाँव फिसल गया और मैं ऊपर से गिर पड़ा। टहनियाँ पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं गिरता ही जा रहा था। एक मोटे टहन पर आ पड़ा, फिर वहाँ एक 2 शाखे टहन में फंस गया। मेरा जिस्म नीचे को दोहरा हो गया। टांग को टहन ने पकड़ा हुआ था। मेरे जिस्म के वजन ने हड्डी तोड़ दी। इससे ये हुआ कि मेरा पाँव टहन के कैंची में से निकल आया और मैं ज़मीन पर आ रहा। अगर मैं वहीं फंसा रहता तो शायद सांप ऊपर से नीचे आकर मुझे डस लेता। सांप ने नीचे नहीं आना था, राजा शहबाज खान ने कहा। वो सांप इसी घोंसले में से अंडे या बच्चे खाने जा रहा था, इसलिए कौवों ने शोर मचा रखा था। सांप तुम्हें देखकर समझ गया था कि तुम शायद इसके शिकार पर हाथ साफ करने आ रहे हो। ये ख्याल रखना यार, खालिद ने कहा। मैंने ये बात घर वालों को नहीं बताई। इनके साथ कोई और झूठ बोला है, लेकिन मुझे कोई शक है ये सांप वैसे ही वहां नहीं पहुंच गया था। इसे काले जादू के जोर से वहां भेजा गया था कि मैं घोंसले से लकड़ी ना उठा सकूं। मालूम होता है, अफजल ने कहा, तुम्हारी किसी के साथ दरपरदा दुश्मनी चल रही है जो तुम घर वालों को नहीं बता सकते। ये किस्सा क्या है? हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद करें। मैं ये किस्सा बताना तो नहीं चाहता था, खालिद ने कहा। अगर दुश्मनी सिर्फ मेरी होती तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन यहाँ एक औरत की इज्जत का सवाल है। हम उसके पीछे पड़ गए कि जो कुछ भी है हमें बताए। अगर हम उसकी मदद ना भी कर सके तो कोई मशवरा ज़रूर दे सकेंगे जो काम का होगा। थोड़ी देर बाद एक जवान औरत मुझे देखने आएगी, खालिद ने कहा। इसके आने का यही वक्त होता है। मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम उसे गौर से देखना और बताना कि शक्ल सूरत और जिस्म के लिहाज से ये तुम्हें कैसी लगी है। मैंने ये जो ज़ख्म खाया है ना, ये इसी औरत की खातिर खाया है। इस औरत ने मुझे कहा था कि इसे कौवे के घोंसले की लकड़ी ला दूं। मैंने इससे पूछा ही नहीं था कि वो करेगी क्या, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कोई काला चिट्टा अमल करेगी या जादू चलाएगी तो इसकी किस्मत फिरेगी, वरना बाकी उम्र जलते सड़ते गुजारेगी। मैंने इसे कहा था कि मैं तुम्हें लकड़ी ला दूंगा और इसके अलावा कोई भी चीज़ चाहिए तो वो भी ला दूंगा। खालिद अधूरी अधूरी और इशारों इशारों में बात कर रहा था। हम उसके पीछे पड़ गए कि वो सीधी बात करे और असल चक्कर सुनाए कि क्या है। बात शुरू ही करने लगा था कि चुप हो गया और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा कि वो आ गई है। किसी औरत की ये आवाज़ हमें सुनाई थी। खालिद अब कैसा है खाला? हमने भी सुनी थी ये आवाज़। खालिद ने आवाज़ पहचान ली थी। उसने हमें कहा कि ये है वो, तुम ज़रा इसे गौर से देखना। कमरे में एक औरत अंदर दाखिल हुई। हम तीनों दोस्त उसे देखने लगे। पहली चीज़ जो हमने देखी और बहुत ही अच्छी लगी वो इस औरत का अच्छा कद-काठ था। इसके जिस्म की साख्त ऐसी थी कि इसके चेहरे पर नज़र जाती ही नहीं थी। जिस्म बेहद दिलकश था।
चेहरे पर नजर गई तो देखा कि उसका रंग हल्का सांवला था, यानी कि गंदुमी से जरा गहरा। लोग गोरे चिट्टे रंग को खूबसूरती कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये औरत गोरे रंग की होती तो शायद अच्छी न लगती। चेहरे के हर नक्श में अजीब सी दिलकशी थी। आंखों का तो कोई जवाब ही नहीं था। मुख्तसर ये कि वो पुरकशिश औरत थी और इसकी उम्र 25-26 साल थी। वो होंठों पर तबस्सुम जैसी मुस्कुराहट लिए खालिक के पलंग तक आई और पायती पर बैठ गई। दर्द कम हुआ या नहीं? उसने खालिक से पूछा। हाँ हाँ, खालिक ने बड़ी हौसलामंदी से जवाब दिया। किसी किसी वक्त ज़रा तेज़ हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी ठीक जुड़ गई है। मेहमान कहाँ से आए हैं? औरत ने हमारी तरफ देखकर पूछा। अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। यही तो मुझे वहाँ से उठाकर लाए हैं, खालिक ने इसे बताया। ये ना आ जाते तो मेरा अंजाम कुछ और ही होता। अल्लाह इनका भला करे, औरत ने दुपट्टा फैलाकर जज्बाती लहजे में कहा। इन्हें अल्लाह अजर देगा। मैं इनके लिए क्या भेजूं? मुर्गी भेजूं? अंडे भी हैं और दूध की तो तुम्हारे अपने घर में कमी नहीं। कुछ नहीं बहन, मैंने कहा, तुमने जो दुआ दी है यही काफ़ी है। नहीं रेशम, खालिक ने कहा, सब कुछ है, मेरे दोस्तों ने ठीक कहा है, तुम्हारी दुआ की ज़रूरत है। अच्छा खालिक, इस औरत ने इस तरह कहा जैसे आ भरी हो। चलती हूँ, बस तुम्हें देखना था। वो उठी और कमरे से निकल गई। खालिक इसे औरत कह रहा था, लेकिन मैं इसे जवान लड़की कहूँगा। इसके चेहरे पर ऐसा भोलपन और मासूमियत था कि वो अपनी उम्र से खासी कम लगती थी। इसके जाने के बाद हमने खालिक को मजबूर कर दिया कि वो हमें पूरी बात बताए। ये तो उसने पहले ही बता दिया था कि वो इस औरत के लिए घोंसले की लकड़ी लेने गया था। खालिक ने हमें बड़ी लंबी कहानी सुनाई। ये मैं आपको मुख्तसर करके बताता हूँ। ये औरत या जवान लड़की, जिसका नाम रेशमा था, खालिक की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और खालिक भी इसे दिलो जान से चाहता था। ये इस वक्त की बात है जब खालिक की शादी नहीं हुई थी और रेशम भी अभी कंवारी थी। ये दोनों एक ही ज़ात के थे। खालिक ने हमें बताया कि इनकी मोहब्बत अल्लाह के नाम पर पाक मोहब्बत थी। दोनों आपस में सबके सामने भी मिलते थे, लेकिन इनकी जज्बाती और ज़ाती मुलाकातें चोरी छुपे होती थीं। दोनों को पूरी उम्मीद थी कि इनकी शादी हो जाएगी। देहात में आज भी ये देखा जाता है कि लड़की लड़का एक ही ज़ात और एक ही बिरादरी के हों। ये दोनों एक ही बिरादरी के थे। एक रोज़ अचानक बम के धमाके की तरह ये खबर खालिक और इसके वालिदैन तक पहुंची कि रेशम की मंगनी एक और लड़के के साथ हो रही है। खालिक के वालिदैन को तो कोई अफसोस ना हुआ, क्योंकि बिरादरी में 2-3 और लड़कियां भी मौजूद थीं। सदमा तो खालिक का हुआ, मगर वक्त हाथ से निकल गया था और ये नामुमकिन था कि मंगनी मनसूख हो जाए और रेशम के वालिदैन इसकी मंगनी खालिक के साथ कर दें। मैं तो रेशम को साथ लेकर गांव से भाग जाने का फैसला कर चुका था, खालिक ने अपनी बात सुनाते हुए कहा। मैंने अपने एतमाद की एक औरत के जरिए रेशम को पैगाम भिजवा दिया था कि आज रात फला जगह आ जाओ और यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन रेशम ने जवाब भेजा कि मैं तैयार हूँ, तुम्हारा हर हुक्म मानूंगी, मगर गौर करो कि हम जाएंगे कहाँ। अगर पकड़े गए तो मुझे अपना कोई गम नहीं, गम तुम्हारा है। मेरे भाई और बाप वगैरह तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं तुम पर अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ। खालिक मजबूर हो गया कि इस सदमे को बर्दाश्त करे और जो किस्मत में लिखा है वो सब्र शुक्र करके कबूल कर ले। खालिक की हालत पागलों जैसी हो गई। उसने जहर खाकर मर जाने का इरादा भी किया, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, इसलिए वो खुदकुशी से बाज रहा। एक रोज़ रेशम की मंगनी इसी गांव के एक और आदमी के साथ हो गई। रेशम फिर भी खालिक के घर आती रही। वो खुश नहीं थी, जिसकी एक वजह तो ये थी कि वो खालिक को चाहती थी और इसका दिल किसी और को कबूल करता ही नहीं था, और दूसरी वजह ये थी कि जिस आदमी के साथ उसकी मंगनी हुई थी वो अखलाकी लिहाज से अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा ना होने की एक वजह यह भी थी कि उसका बाप उसके लिए बहुत सी जायदाद छोड़कर मर गया था और वो माँ बाप का अकेला बेटा था और उसकी 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। यह आदमी शादी से पहले ही अय्याशियों में पड़ गया था। देहात में कोई क्या अय्याशी कर सकता है? यही कि किसी औरत या औरतों के साथ याराना लगा लिया जाता है। फिर रेशम की शादी इस आदमी के साथ हो गई। खालिक और रेशम की मोहब्बत इस कदर पोशीदा रही थी कि किसी को इन पर शक तक ना हुआ। इसका ये फ़ायदा हुआ कि इस शादी के बाद जब ये आपस में कभी मिलते थे तो इन पर किसी को शक नहीं होता था।
खालिक ने हमें सुनाया कि रेशम जब कभी उससे मिलती थी तो रोती थी। अगर उसका खामिद शरीफ आदमी होता तो रेशम इतनी अच्छी और हकीकत पसंद लड़की थी कि वो इस खामिद को किस्मत के लिखे की तरह कबूल कर लेती और आहिस्ता आहिस्ता खालिक को जहन से उतार देती। लेकिन अपने खामिद के करतूत देख देख कर वो कुड़ती थी। खामिद का याराना इलाके के बदमाशों के साथ था। ये बड़े पाई के बदमाश थे। कभी कभी बल्कि अक्सर ये मिलकर शराब भी पिया करते थे। रेशम को किसी चीज़ की कमी या तंगी नहीं थी। खामिद शहर से इसे अच्छे से अच्छा कपड़ा ला कर देता था। फिर रेशम के पास पैसे की भी कमी नहीं थी। खामिद इसे पैसे देता रहता था। लेकिन रेशम समझ गई थी कि पैसों और रेशमी कपड़ों से खामिद इसका मुंह बंद कर रहा है। इनके दरमियान कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था और ये दरअसल रेशम की खूबी थी कि वो बर्दाश्त कर रही थी। रेशम की शादी को तकरीबन 1 साल गुजर गया तो खालिक की भी शादी हो गई। लड़की इसी गांव की और इनकी अपनी बिरादरी की थी। खालिक ने अपने आप पर जबर करके इस लड़की को कबूल किया। मैं सोचता था, खालिक ने अपनी बीवी के मुतालिक हमें सुनाया, कि इस लड़की का क्या कसूर है। इसने या इसके माँ बाप ने इसे ज़बरदस्ती तो मुझ पर नहीं ठूसा। मुझ पर मेरे माँ बाप ने भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने इन्हें बताया ही नहीं था कि मैं रेशम के साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर वक्त पर बता देता तो आज रेशम मेरी बीवी होती। मेरी बीवी तो तुमने देखी ही है, रेशम से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसे अपने दिल में बिठा लिया और तुम ये सुनकर शायद यकीन ना करो कि रेशम मुझे जब भी मिलती तो यही कहती थी कि अपनी बीवी को दिल से कबूल कर लेना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बनी रहेगी। 2 साल और गुजर गए। रेशम का खामिद पहले रात को घर से कभी गैर हाजिर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब 2-2 रातें, खुद 2-2 दिन मुसलसल गायब रहने लगा। घर में कोई पूछने वाला तो था नहीं, कोई रोक टोक नहीं थी, रुपए पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। रेशम ने खालिक को बताया कि उसने जब कभी खामिद से बात की कि वो कहाँ गया था तो खामिद ने टाल मटोल कर दी। 2-4 बार रेशम ने उस पर अपना हक समझते हुए ज़रा सख्ती से बात की तो खामिद ने ये जवाब दिया कि तुम्हारे सारे हुकूक पूरे हो रहे हैं और तुम्हें मैंने रेशम के कपड़ों में लपेट कर रखा हुआ है और पैसे दे देकर तुम्हें घर की मलका बना रखा है। तो फिर तुम क्यों शिकायत करती हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और क्या, कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ। 3 साल गुजर जाने के बाद रेशम का कोई बच्चा नहीं हुआ। एक रोज़ रेशम रोती हुई अपने माँ बाप के घर गई और बताया कि उसका खामिद दूसरी शादी कर रहा है। फिर ये खबर सारे गांव में फैल गई। बिरादरी वालों ने और रेशम के माँ बाप ने उसके खामिद को रोका, लेकिन वो बड़ा खुदसर, बागी और ज़िद्दी आदमी था। उसने किसी की एक न सुनी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, रेशम के खामिद ने सबसे कहा। घर की रानी रेशम ही रहेगी और इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दूसरी बीवी को मैं सिर्फ औलाद के लिए ला रहा हूँ। रेशम का बाप और भाई इसके खामिद को सीधा कर सकते थे। रेशम का खामिद अकेला दुकेला था, लेकिन ये सोचकर चुप रहे कि ये खुद भी बदमाश है और उसकी यारी भी बदमाशों के साथ है और ये किसी और तरीके से इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सोचकर रेशम के घर वाले खामोश हो गए। वो कानूनी चाराजोई भी नहीं कर सकते थे। मौलवी साहब ने साफ कह दिया था कि मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, तो फिर रेशम के खामिद ने क्या कसूर किया है कि वो 2 बीवियां भी नहीं रख सकता। वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था, जब ऐसा कोई कानून नहीं था कि पहली बीवी की तहरीरी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। मालूम हुआ कि चकवाल की रहने वाली एक जवां बेवा के साथ रेशम के खामिद का ताल्लुक पैदा हो गया है और उसने उससे शादी कर ली है। एक रोज़ रेशम का खामिद चला गया और जब वापस आया तो उसके साथ दूसरी बीवी थी। उस वक्त उसकी उम्र 27-28 साल थी और वो गोरे रंग की खूबसूरत औरत थी। खामिद ने रेशम को खुश रखने के बहुत जतन किए, इसे और ज़्यादा पैसे और जेवर और कपड़े देने शुरू कर दिए। लेकिन रेशम को पैसों वगैरह की नहीं, खामिद की ज़रूरत थी। रेशम एक बात मुझे बताती रहती थी, खालिक ने हमें सुनाया। वो कहती थी और अब भी कहती है कि इसका खामिद जैसा कैसा भी है, इसके साथ दिली मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत में बनावट नहीं होती। लेकिन इसकी दूसरी आदतें ऐसी हैं जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो मोहब्बत का मामला था।
कोई औरत घर में किसी दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। खामिद जब रेशम की शौकन के साथ अलग बैठा होता था तो रेशम के दिल पर छुरियां चलती थीं। आखिर एक रोज रेशम अपने खामिद को ये कहकर अपने माँ बाप के पास चली गई कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसने ये भी कहा कि अपने दिल को बहुत समझाया है, लेकिन दिल नहीं मानता। खामिद ने इसे बहुत रोका। रेशम ने इसे कहा कि वो तलाक नहीं मांगेगी और हक मेहर भी नहीं मांगेगी और न ही इससे खर्चे का मुतालबा करेगी। 1 साल हो गया है, खालिक ने हमें सुनाया। रेशम अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है और इसका खामिद नई बीवी के साथ मगन है, लेकिन वहाँ कोई और ही खेल खेला जा रहा है जिसका रेशम के खामिद को इल्म नहीं। तुम जानते हो कि बूढ़ी औरतों की नजरें दीवार के दूसरी तरफ भी देख लेती हैं। वो बताती हैं कि ये दूसरी बीवी रेशम के खामिद का घर लूट रही है। वो दूसरे तीसरे महीने अपने मैके गांव चली जाती है। ये भी पता चला कि जो खिदमत रेशम अपने खामिद की करती थी